नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2020 टायर 1 के 17 अगस्त शिफ्ट 3 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि किसी खेलकूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद हैं। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंदें कितनी हैं? तो सबसे पहले कौन कौन सी गेंद हमें दी हुई है वो देखते हैं। सफेद दी हुई है, लाल दी हुई है और हरी गेंद दी हुई है। सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि जो सफेद गेंद है वो लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये 3/5 होता है। अगर लाल गेंद 5 है तो यहाँ लिखते हैं, तो सफेद गेंद कितनी होंगी? इनसे 3 ज्यादा, तो ये 8 आ जाएगा इधर। और नेक्स्ट वाली लाइन में हमें दिया हुआ है हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये होता है 1/8। अगर सफेद गेंद 8 है तो हरी गेंद है उससे 1 कम। अगर हम यहाँ पे देखें तो सफेद गेंद यहाँ पे 8 है तो हरी कितनी हो जाएंगी? तो हरी हो जाएंगी 7। और टोटल गेंद हमें दी हुई है 120। अगर इन सबको ऐड कर ले तो 8 और 5 13 और 7 20। तो 20 की जो वैल्यू है वो 120 के इक्वल दी हुई है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 6 के इक्वल। तो हमें बताना है हरी गेंदें कितनी है। तो हरी गेंदें हैं कितनी? 7। तो 7 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इंटू 7 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 42। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है और 2020 में A, B, C, D और E 5 विभिन्न कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंपनी A, B, C, D और E के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन और 5 वर्ष के दौरान सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें उत्पादन और जो मांग है उसका अनुपात ज्ञात करना सभी कंपनियों का। तो इधर अगर हम देखें तो जो ये डिमांड है मतलब मांग वो ब्लू कलर में है और जो प्रोडक्शन है उत्पादन है वो ऑरेंज कलर में है। तो सबसे पहले हम उत्पादन को ऐड करेंगे। तो ये ऑरेंज कलर जो है इनको ऐड करेंगे तो इधर 45 प्लस 35 तो ये कितना हो जाएगा? 80 और प्लस में 70 150 और प्लस में 4 तो ये होगा 190 और इसमें 75 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। अभी इसका रेशियो निकालना है सभी कंपनियों की जो मांग है उसके साथ। तो यहाँ पे कितना 40 है और ये 45 तो ये कितना हो गया 85 और प्लस में 55 तो ये हो जाएगा 140 और प्लस में 60 तो 140 प्लस 60 तो ये होगा 200 और प्लस में 50 तो ये हो जाएगा 250। तो यहाँ पे 250 लिखते हैं। अभी इनका रेशियो निकाल देते हैं तो ये 5 से कट होगा तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 5 25 और ये इधर आएगा 5 3 15 और रेशियो 5 5 25 और ये आएगा 0। अभी ये हमारा रेशियो आया है 53:50। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमें सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, मतलब जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53:50। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हमें दिया हुआ है कि जो 5 में से प्रत्येक व्यक्ति है स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क हम इधर से मान लेते हैं 20 है और प्रत्येक आदमी 20 दिन में उस काम को करता है। तो हर एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और हमें दिया हुआ है कि पहले दिन एक आदमी काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 1 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन एक आदमी और ऐड हो जाएगा तो मतलब दूसरे दिन 2 आदमी काम करेंगे और एक की एफिशिएंसी 1 है
तो टोटल जो काम है वो हो जाएगा 2। ऐसे ही करके तीसरे दिन 3 आदमी होंगे तो 3 काम करेंगे, अगले दिन चौथे दिन 4 आदमी होंगे तो वो 4 काम करेंगे, फिर 5वें दिन 5 आदमी हो जाएंगे तो वो फिर 5 काम करेंगे, और फिर इसके बाद ये 5 आदमियों की एक टीम बन जाएगी और जब तक काम खत्म नहीं होगा ये 5 आदमी काम करते रहेंगे। अभी इधर तक देख लेते हैं तो ये टोटल कितना काम हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 काम यहाँ पे खत्म हो गया। और काम कितना था, टोटल 20 काम था। तो छठे दिन क्या होगा, ये 5 आदमी 5 काम और कर देंगे तो 15 + 5 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। और दिन कितने लगे इस काम को करने में, 6 दिन लगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC में BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD/DC = 3/4 है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल है A, B और C। अभी हमें दिया हुआ है कि BC पर कोई बिंदु D है और वो D किस प्रकार है कि BD/DC 3/4 है। तो यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं D, और इनका जो अनुपात है वो है 3:4। अभी AD पर कोई बिंदु E इस प्रकार स्थित है। तो अभी हम A को D के साथ मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देंगे। अभी ये AD भुजा है और इस पर बिंदु है कोई E, और वो किस प्रकार है कि AE/ED। तो यहाँ पे हम E पॉइंट ले लेते हैं। इनका अनुपात क्या आ जाएगा, तो ये है 2:3, मतलब AE/ED, ये 2:3 है। तो हमें क्या बताना है, ट्राइंगल ECD के क्षेत्रफल का ट्राइंगल AEB के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो ये ट्राइंगल ECD कौन सी होगी, E को हम C के साथ मिला देते हैं तो ये वाली ट्राइंगल होगी, ये इधर वाली। और ट्राइंगल AEB कौन सी ट्राइंगल होगी, AEB, E को B के साथ मिला देते हैं तो ये वाली ट्राइंगल होगी। अभी इनका जो एरिया है उसका अनुपात हमें बताना है। तो इधर अगर हम देखें, अभी एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं BD और E, और एक बार ट्राइंगल लेते हैं DE और C। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है वो सेम होगा, तो इनका जो एरिया होगा वो इनके आधार के अनुपात में हो जाएगा। तो इनका जो एरिया होगा वो होगा 3 और 4। अभी आधार हम AE और ED को मान लेते हैं, AE और C, और EC और D इन दोनों का परपेंडिकुलर सेम है। तो इनका जो एरिया होगा वो भी इनके आधार के अनुपात में होगा। तो इनका एरिया कितना आ जाएगा, इनका एरिया आ जाएगा 3 और 2। यहाँ पे अभी एरिया आया था 4 और यहाँ से आया है 3। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो आ जाएगा 12। ऐसे ही 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है। तो 3 का 3 गुना कितना होगा, तो 9 होगा। अभी अगर इधर से देखें, AE और ED को आधार लेके, यहाँ पे ये आधार है 3, तो इसका एरिया कितना है, 9 है, तो इसका 3 गुना है। तो अगर A, B और E का एरिया निकाल लें तो यहाँ पे आधार 2 है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, तो ये 6 आ जाएगा इधर। अभी हमें बताना है ट्राइंगल ECD, ये है EC और D, इसका एरिया यहाँ से आया है 12 और रेशियो। और ट्राइंगल AEB, ये है इधर AE और B, इसका एरिया आया है 6, तो इधर 6 लिख लेते हैं। अभी इनका अगर रेशियो निकाल लें तो वो आ जाएगा 2:1, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो सबसे पहले इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके अंदर अभी हम एक वर्ग बना लेते हैं, और उसके जो चारों शीर्ष हैं इस सर्कल के ऊपर आएंगे। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये अभी एक वर्ग बन गया, और इसके जो ये 4 शीर्ष थे इसके ऊपर आ गए। अभी ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक सर्कल है, अगर इसको इसके साथ मिला दें तो ये डायमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5, तो ये 10 होगा। अगर वर्ग की भुजा को A हम मान लेते हैं तो ये भी A, ये भी A, मतलब चारों भुजाएं AA हो जाएंगी। तो इधर से इसका डायगोनल निकाल लें तो वो क्या होता है, वो होता है √2A, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 के इक्वल। तो A की वैल्यू इधर से निकाल देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10/√2। अभी हमें बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो A² =
ये आएगा 100 और अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 50 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी इसको सोल्व करेंगे, और उसमें भी हम सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करके ये क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 16, और डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 10। तो इसको पलट देंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इंटू में 4 अपॉन में 5 और माइनस 1 अपॉन में 3 और इंटू में 5/8, और इसको मल्टीप्लाई बना लेते हैं तो इंटू में ये 2 हो जाएगा, और प्लस में 3 अपॉन में 4। अब इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 से ये 2 पे कट होगा, तो ये क्या आ जाएगा इधर 7/2 और माइनस। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये 2 से कट होगा, ये 4 आएगा, तो ये आएगा 5 अपॉन में 12 और प्लस में 3 अपॉन में 4। अभी अगर इसको सोल्व करें और 12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 42 और माइनस 5 और प्लस में ये आएगा 9। और अभी अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 42 और प्लस में 4 और अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा 46 अपॉन में 12। इसको अगर कट करें तो ये आएगा 23 अपॉन में 6। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है यदि 4 sin स्क्वायर और एंगल है 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू है 3 के। अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और हमें दिया हुआ है कि 2x माइनस 10 जो एंगल है वो 0 डिग्री से ज्यादा और उसके इक्वल, और 90 डिग्री से कम और उसके इक्वल है। तो जो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर से साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 4 के इक्वल। अभी स्क्वायर हटा देंगे इधर से, तो साइन 2x माइनस 10 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में 2 के इक्वल। और साइन की वैल्यू √3 अपॉन में 2 कब होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो इधर से अगर कंपेयर करें तो 2x माइनस 10 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री के इक्वल। अभी इधर से x की वैल्यू निकाल लें तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री के इक्वल। अभी ये x की वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर साइन की पावर 4 35 माइनस 5 30 डिग्री, और प्लस में कोस की पावर 4 ये भी 30 डिग्री, और अपॉन में ये आएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये होगा 35 × 105 और माइनस 15, तो ये होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री और इंटू में कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अभी अगर इसको सोल्व करें तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, तो अपॉन में क्या बचेगा 1। अभी अगर इसको सोल्व करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसकी पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 16, और प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसकी पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 9 अपॉन में 16। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 16। अगर इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन में 8 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू बतानी है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें कहीं पे भी ऑप्शन में थीटा नहीं है, इसका मतलब है हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस फंक्शन में हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा √2 और इंटू में tan 60 डिग्री और इंटू में tan 30 डिग्री, और अपॉन में ये आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा √2 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इंटू में tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और प्लस में ऐसे ही इसकी वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो √3 से √3 कट होगा, ऊपर बचेगा √2 और अपॉन में 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी
√2 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अलजेब्रा से है। हमें दिया हुआ है कि 4x की पावर 4 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1/√2 से। तो हमें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का मान बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x और माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन में x। इसको अगर लिखना चाहे हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में x और माइनस 1। अभी इस इक्वेशन को यूज करके हम 2x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम ऐसा करते हैं, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 2 और इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अभी इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 5। अभी हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर और माइनस 4। अभी इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है और माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 क्या आएगा, तो 2x माइनस 1/x की वैल्यू अगर निकालें तो ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इसका रूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, वो होता है 0 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है। तो इधर से हम टाइम निकालते हैं, 8 अपॉन में x प्लस वाई, ये x प्लस वाई धारा के साथ चाल है, और उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये टाइम आ जाएगा 6 अपॉन में x माइनस वाई, ये x माइनस वाई धारा की विपरीत चाल है, और ये दोनों टाइम इक्वल हैं, तो इनको इक्वल रख देते हैं। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं इधर से, तो सोल्व करके x और y का रिलेशन आ जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा 4, इधर आएगा 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 4x माइनस 4y। अभी x को एक तरफ लेके चले जाते हैं और y को एक तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये x आ जाएगा, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 7y के। तो इधर से x की वैल्यू आई है 7y के इक्वल। तो अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी मतलब 24 अपॉन में x माइनस वाई, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1 से ही 3/4 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो प्लस में उतनी ही दूरी वो धारा के साथ भी तय करता है, तो 24 अपॉन में x प्लस वाई, और इसको कितना टाइम लगता है, 1 से ही 3/4 घंटे, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 4। अभी हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 7y रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में यह आएगा 6y और प्लस में 24 अपॉन में 8y। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 6 से इसको कट करेंगे तो ये 4 आएगा, 8 से इसको कट करेंगे तो ये 3 आएगा, और ये इक्वल होगा 7 अपॉन में 4 के। तो इसको सोल्व करें अभी तो ये आएगा 7 अपॉन में y और इक्वल टू 7 अपॉन में 4। इधर से अगर कंपेयर करें तो y की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी, मतलब जो धारा की चाल होगी वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें एक पाई आरेख दिया हुआ है और किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो मार्केटिंग इधर है, ये है 22%, मतलब हमें 800 का 22% निकालना है, तो ये हो जाएगा 800 इंटू में 22 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट होंगी। अभी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये आएगा 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आया 176 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फिर DI से है। क्वेश्चन में हमें एक दंड आलेख दिया हुआ है और उसमें हमें 2014 से लेके 2018 तक 5 वर्षों के दौरान A और B संस्थानों में
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2014, 16 और 2018 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 14 और यहाँ पे 16 और फिर 18। तो इसमें हमें संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। तो संस्थान बी कौन सा है, ये रेड वाला है। तो रेड में इधर कितने हैं 225 और यहाँ पे है 375। अगर इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 600। और इधर कितने हैं 225, तो 225 और ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 825। और अपॉन में, इसके अपॉन में क्या करेंगे 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो अभी संस्थान ए के कुल छात्रों की संख्या और निकाल लेते हैं। तो संस्थान ए कौन सा है, ये ब्लू वाला है। अगर ब्लू वालों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 और प्लस में 280 और प्लस में 300 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 550 और प्लस में 260। अब इन सभी को ऐड करें तो 0, 5 और 6 11 और 8 19 और 6 25, 5 2 हासिल, 2 और 2 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12, यह आया 1250। अभी ये इधर 1250 आ जाएगा और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देते हैं। अभी अगर इसको कट करें तो 25 से कट कर लेते हैं तो 25 पंजे 125 और ये इधर 0 आएगी और 25 चौका 100। अभी 2 से फिर इसको कट कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 से कट करेंगे तो 25 आएगा। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 तिया 75, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 और 25 तिया 75, तो ये आ जाएगा 66%। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः ₹720 और ₹900 है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो कि जिसमें छूट का परसेंटेज भी है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी है तो उसमें 100 लिख लेंगे। अभी अगर x% की छूट देंगे तो यह आ जाएगा 100 माइनस में x, और 5x/3% का लाभ लेंगे तो यह आ जाएगा 100 और प्लस में 5x/3। ऐसा करके ये CP और MP का रेशियो आता है। और हमें क्वेश्चन में CP और MP दिए हुए हैं। CP हमारा है 720, तो इधर 720 और ये है 900, तो यहाँ पे 900। अभी अगर इनको कट करके इनका रेशियो निकालें तो 0 से 0 कट होगी, तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। और इस रेशियो को अभी इस रेशियो के इक्वल रख देते हैं तो ये आ जाएगा इधर से 100 माइनस x और अपॉन में 100 प्लस 5x/3 इक्वल ये होगा 4/5 के। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 और प्लस में 20x/3 और ये इक्वल होगा 500 और माइनस में 5x के इक्वल। अभी हम ऐसा करते हैं, इस 400 को इस तरफ लेके चले जाते हैं और इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 5x और प्लस में 20x/3 और इक्वल ये होगा 100 के। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 20 35x/3। तो इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा 35x/3 और इक्वल 100 की हो जाएगा ये। अभी इसको अगर कट करें 5 से कट होगा तो 5 से 35, 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 20 आएगा। अब इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 60/7। अगर इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7 8 56, 4 बचेगा तो 4/7। तो x की वैल्यू आई है 8 से ही 4/7%। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि A और B केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर 2 बिंदु हैं A और B। वृत्त के बाहर बिंदु P से PAM और PBN क्रमशः A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P और इसकी 2 स्पर्श रेखाएं बना देते हैं। यहाँ से इसको इसके साथ मिला देते हैं और नीचे से यहाँ से लेके इसको इसके साथ मिला देते हैं।
अभी इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और कौन कौन सी भुजाएं हमें दी हुई हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए एम, तो इधर एम आ जाएगा, और पी बी एन, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अभी हमें क्या दिया हुआ है, दीर्घ चाप ए बी पर बिंदु क्यू इस प्रकार स्थित है कि, मतलब यहाँ पे क्यू पॉइंट होगा, ये एंगल क्यू ए एम इज इक्वल टू 58 डिग्री, क्यू ए एम, इसको इसके साथ मिला देंगे तो जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा 58 डिग्री। ऐसे ही करके एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल क्यू बी एन वो है 50 डिग्री, तो एंगल क्यू बी एन, क्यू को बी के साथ मिला देंगे तो जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा 50 डिग्री का एंगल। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंगल ए पी बी का माप अंश में क्या होगा। तो एंगल ए पी बी ये वाला एंगल जो है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ए को बी के साथ मिला देते हैं, इसको अगर इसके साथ मिलाएंगे तो जो ये वाला एंगल होगा ये 50 डिग्री के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये 58 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण इक्वल होते हैं। अभी पी ए एम और पी बी एन दो सीधी रेखाएं हैं, और एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 58 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 डिग्री, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा, ये आ जाएगा 72 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही ये वाला एंगल भी 72 डिग्री के इक्वल आएगा। अभी ट्राइंगल ए पी बी में देख लेते हैं, तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये होगा 144 डिग्री, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो 180 और माइनस करेंगे 144, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री के इक्वल। तो जो ये एंगल ए पी बी आया है वो आया है 36 डिग्री, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹240 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है और उसे फिर भी 23% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपयों में ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें छूट का परसेंटेज दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो 100 मान लेंगे। अभी इसमें से 18 माइनस करेंगे तो ये इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा 82, और 23% का लाभ देंगे तो ये आएगा 123। तो ये है सीपी और ये है एमपी। अभी जो एमपी है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 240, मतलब 123 की जो वैल्यू है वो है 240 के इक्वल। तो हमें बताना है क्रय मूल्य, मतलब हमें 82 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 82 और अपॉन में 123 हो जाएगा। अभी अगर इसको कट करें तो ये 41 से कट होगा, तो ये 2 पे कट होगा, और ये 3 पे कट होगा, 3 से ये 80 पे कट हो जाएगा। अभी 80 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 160 के इक्वल, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आया है 160, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि यदि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88 है, तो x माइनस 3y प्लस z का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इधर हम 2 बनाएंगे और उससे हम फिर अपनी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस में 4z स्क्वायर, और ये इक्वल होगा, अभी 2 रख लेते हैं और बाकी 6 को अंदर ले जाते हैं, तो 2 इंटू यह आएगा 6x और माइनस 12y और प्लस में 12z और माइनस में 88। अभी इधर से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोफिशिएंट है 6, तो 6 और अपॉन में यहाँ पे है 1, तो अपॉन में 1 कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना है -12 है, और अपॉन में यहाँ पे कितना है 9 है, तो अपॉन में 9 कर देते हैं, तो ये आएगा -4 अपॉन में 3। ऐसे ही अगर z की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 और अपॉन में यहाँ पे कितना है 4 है, तो अपॉन में 4, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 के इक्वल। अभी ये सारी वैल्यू x, y और z की इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा इधर से 6 और माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4 अपॉन में 3, और प्लस में z की वैल्यू है 3। अभी इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कट होगा, 6 और 4 10 और 3 13,
अभी जो हमारा आंसर आया वो आया 13 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। तो जो 40 छात्र हैं उनका एवरेज है 45। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया। तो एक्चुअल में वो संख्या थी 25 लेकिन उसको पढ़ लिया 35। कितना ज्यादा पढ़ लिया? 10 ज्यादा पढ़ लिया। और कितनी बार पढ़ लिया? 2 बार, क्योंकि 2 स्थानों पर ऐसा हुआ। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? तो 10 दूनी 20, तो 20 प्लस हो गया। और नेक्स्ट क्या है? और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, मतलब 6 कम पढ़ लिया, तो -6। तो ओवरऑल क्या हुआ? +14, मतलब हमने 14 ज्यादा ऐड कर लिया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करें। तो ये 14 है, ये कितने स्टूडेंट में बट जाएगा? 40 स्टूडेंट में बटेगा। तो ये क्या आ जाएगा? हर एक स्टूडेंट के हिस्से में 14/40। अभी हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 से इसको कट कर लेते हैं, तो ये आएगा 7/20। अभी ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 35 और अपॉन में 100 और ये आ जाएगा 0.35। अभी हमें कक्षा का वास्तविक औसत निकालना है। तो एवरेज कितना आया था पहले? 45। तो अभी हमें इसमें से 0.35 कम करना है, तो इसमें से 0.35 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 44.65 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में ₹4000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में ₹7700 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 10% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि रुपयों में ज्ञात करें। तो इधर रेट है 10% और वर्ष के अंत में कितनी चुकाई है? 7700 रुपए। मतलब जो ये 7700 है ये 110% की वैल्यू है। 110% को रखेंगे 7700 के इक्वल। यहाँ से अभी हमें 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारी आ जाएगी 7000 के इक्वल। अभी जो ये 7000 रुपए बचे हैं ये फर्स्ट ईयर के एंड में बचे होंगे और उस टाइम पे हमने चुकाए कितने थे? 4000 रुपए चुकाए थे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल थे कितने? 7 और 4 11,000 रुपए थे। और ये 11,000 रुपए 110% के इक्वल होंगे उस टाइम पे। तो 110% की वैल्यू को हम रख देते हैं 11,000 के इक्वल। अभी इधर हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो 110% की वैल्यू है 11,000 रुपए, तो 100% की वैल्यू 10,000 के इक्वल आएगी और यही हमारा प्रिंसिपल होगा। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा DI से है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं और उन पाई चार्ट में हमें उन उम्मीदवारों के वितरण को निरूपित करता है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नामांकित थे और वे उम्मीदवार उन नामांकितों में से जिन्होंने PQRS और T 5 भिन्न भिन्न संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो जो ये पहले वाला पाई चार्ट है ये है कैंडिडेट्स एनरोल्ड, मतलब जो नामांकित छात्र थे इनकी संख्या इसमें दी हुई है और जो कैंडिडेट पास हुए उनकी संख्या इस पाई चार्ट में दी हुई है और वो हमें प्रतिशत में दी हुई है। तो यहाँ पे टोटल कितने छात्र थे? 7500 और यहाँ पे कितने थे? 4000। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है संस्थान क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले संस्थान क्यू से नामांकित छात्र कितने हो जाएंगे वो निकाल लेते हैं। तो संस्थान क्यू इधर है और ये है 30%, मतलब 7500 का 30%। ये कितना आएगा? ये आएगा 75 × 30। अभी क्यू में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है 24% और ये 4000 का 24% है। तो कितने छात्र हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 40 इंटू में 24। अभी हमें बताना है कि जो ये उत्तीर्ण हुए हैं ये छात्र, ये टोटल छात्र का कितना प्रतिशत है। मतलब जो क्यू से नामांकित छात्र थे और क्यू से उत्तीर्ण हुए हैं वो उत्तीर्ण होने वाले कितने % छात्र हैं। तो परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 × 24 और अपॉन में 75 × 30 और इंटू में 100। परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो अभी इसको अगर कट करें तो 0 से 0 कट होगी। अभी 3 से इसको कट करेंगे तो ये 8 पे कट होगा।
अभी 25 से इसको कट कर लें तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 अठे 128 और अपॉन में 3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा इधर पॉइंट, 3 6 का 18, फिर 2 बचेगा 3 6 का 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 42.7% के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त के व्यास की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और इसकी जीवा बना लेते हैं। जीवा की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अभी इसका सेंटर मान लेते हैं ये इधर है। अभी सेंटर की और इस जीवा के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर होगा इस पे और इसको इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये भुजा इधर की 5 होगी और ये 5 होगी। अगर इसको इसके साथ मिला देते हैं तो ये सर्कल की रेडियस होगी और ये कितनी आ जाएगी रेडियस। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर देखें तो ये है 5, ये है 12, तो यहाँ पे ये 13 आएगा। अगर हम ट्रिपलेट देखें अपने तो वो ट्रिपलेट हमारा होता है 5, 12 और 13। अभी इधर से हमारी सर्कल की रेडियस आई है 13 और हमें बताना है इसका डायमीटर। तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 26 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले एक त्रिभुजी बना लेते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है और ये इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि PQ पर कोई बिंदु R इस प्रकार स्थित है कि PR अनुपात RQ इजिकल टू 3:5 और QR इजिकल टू 20 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो यहाँ पे पॉइंट R बना देते हैं। अभी इनका हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5 और RQ की वैल्यू हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है तो 5 की वैल्यू 20 है, तो ये इसका 4 गुना है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 4 गुना, तो ये 12। तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 + 12, तो ये हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें और उस प्रकार एक रेखा बने, तो वो जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी और उससे आधी होगी। तो इधर से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो वो PQ की डबल हो जाएगी। तो 2 इंटू PQ की वैल्यू है 32। अभी इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है यदि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इजिकल टू 0 है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो जो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 5 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 5 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी इसमें से 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 के इक्वल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ जाएगा, यह आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के इक्वल। अभी cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, वो होती है 45 डिग्री पे। तो इधर से जो थीटा की वैल्यू है कंपेयर करके आ जाएगी 45 डिग्री। अभी थीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट 45 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है √2 और प्लस में tan 45 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 1 और अपॉन में सिकेंट 45 डिग्री होता है √2 और माइनस cot 45 डिग्री होता है 1 और इस पूरे का रूट। अभी इनका रेशनलाइज कर देते हैं और रेशनलाइजेशन करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में बचेगा 1 और इस पूरे का रूट। अभी स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, इधर ये बच जाएगा √2 + 1 और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है
3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि संख्या में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 45082 के 3 से विभाज्य हो। और कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है कि जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, जो इसके अंक हैं जो भी 3 से डिवाइड होते हैं उनको पहले ही कट कर देते हैं। जैसे ये 4 + 5 9, ये कट होता है, इसको कट कर दिया तो अभी क्या बच गया 8 और 2 10 और प्लस में के, तो इसको लिख लेते हैं 10 + के। अभी इसको भी अगर सोल्व करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 9 + 1 और प्लस में के, तो 9 3 से डिवाइड होता है तो इसको भी कट कर देते हैं। अभी के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो के की वैल्यू जो मिनिमम है वो हम रख सकते हैं 2 और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हम रख सकते हैं 8। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4 और इसका वर्ग हो जाएगा 64 और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 68 के इक्वल और यही हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। तो इधर ए लिखते हैं, इधर बी, और जो उनकी वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 7:8। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। 6 साल बाद क्या हो जाएगा अनुपात 8:9। अभी इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू है 6 के इक्वल। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 × 6 = 42। तो 42 वर्ष ए की आयु हो जाएगी और 8 × 6 = 48। 48 वर्ष हो जाएगी बी की आयु। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए की वर्तमान आयु और प्लस में 10 वर्ष। ए की वर्तमान आयु है 42 साल और उसमें 10 ऐड करेंगे तो सी की आयु आ जाएगी 52 ईयर और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है और इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में हम 108 को ए के इक्वल मान लेते हैं और 92 को बी के इक्वल मान लेते हैं। अभी ये ए और बी इस व्यंजक में रख देते हैं तो ये आ जाएगा a³ और माइनस b³ और अपॉन में a² प्लस b² और प्लस में ab। और a³ माइनस b³ क्या होता है, वो होता है a माइनस b और इंटू में a² प्लस b² और प्लस ab और अपॉन में क्या आएगा, यह आएगा a² प्लस b² और प्लस में ab। अभी इससे ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस b बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी थी 108 और माइनस b की वैल्यू है 92। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 के इक्वल और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।